नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। नक्सलवाद, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने जो तस्वीर आती है बंदूकधारी लोगों की, विद्रोह की, आतंक की। पिछले 50 साल से भारत जिस मुसीबत से जूझ रहा है, लेकिन अब शायद तस्वीर कुछ बदल रही है। साल 2025 317 नक्सली मारे गए, 800 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए और 2000 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उनके कई बड़े बड़े नेताओं ने भी आत्मसमर्पण किया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में डिक्लेयर किया कि 31 मार्च तक माओवादियों से भारत मुक्त होगा। तो क्या नक्सलवाद का अंत आ गया और क्या कारण था कि ये शुरू ही हुआ? आज इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोग सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी अवश्य करें। 1967 नक्सलवाद की शुरुआत। आज हम कई देशों में देख रहे हैं कि युवा कई आंदोलन शुरू करते हैं असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये जो आंदोलन होते हैं उन्हें पॉलिटिशियंस हाईजैक कर लेते हैं और वो आंदोलन जिस मुद्दे पे शुरू हुआ होता वो मुद्दा ख़त्म हो जाता और वो बन जाता है पावर के लिए एक संघर्ष। ऐसी ही कुछ कहानी है नक्सलवाद की। नक्सलवाद आतंक से शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हुआ भूमि विवाद से। 1967 वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलबाड़ी नाम का छोटा सा गांव, यहाँ आदिवासी किसान और भूमिहीन मजदूर रहते थे। ब्रिटिश एक सिस्टम ज़मींदारी की छोड़ के गए थे कि जो किसान था, खेती करता था, उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी। ज़मीन सिर्फ ज़मींदारों के पास होती थी, ये सिर्फ खेती करते थे, ज़मीन की मालिकी उनकी नहीं थी। ऐसे ही एक किसान परिवार को एक ज़मींदार ने बेदखल किया। ये मामला अदालत तक पहुँचा, लेकिन अदालत में भी न्याय नहीं मिला। मई 1967 नक्सलबाड़ी के सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए, ज़मीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस आई, फायरिंग हुई, एक महिला और एक बच्चे की जान भी चली गई। ये थी एक आंदोलन की शुरुआत। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ नक्सलवाद। चारू मजूमदार और कानू सयाल जैसे नेताओं ने इसे एक सशक्त क्रांति की शुरुआत कहा। चारू मजूमदार इस आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता रहे। उन्होंने ये लिखा है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो शोषक है, वो न्याय नहीं करती है, चुनाव से बदलाव पॉसिबल नहीं है, ऐसा उनका मानना था। सिर्फ सशक्त क्रांति ही कुछ बदलाव ला सकती है। इसी समय ऐसी ही कुछ मूवमेंट चल रही थी चाइना में माओ त्से तुंग की। नक्सलबाड़ी के आंदोलन ने माओ त्से तुंग की रणनीति को भी अपनाया, गांव से शहरों को घेरो, और ऐसे 1969 में जन्म हुआ CPI-ML का। इसीलिए आज हम कई बार इनको माओवादी भी कहते हैं। अब ये सिर्फ एक भूमि विवाद नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध था। 1970 के दशक के शुरुआत में इस आंदोलन ने काफ़ी हिंसा की। कोलकाता में पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई, छात्रों का विद्रोह हुआ, शहर में भारी हिंसा हुई। लेकिन 1972 में चारू मजूमदार की गिरफ्तारी और उनकी मौत के बाद ये आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा। कई लोगों को लगा कि शायद अब ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए, लेकिन ये सिर्फ एक विराम था। 1980 के डिकेड में ये मूवमेंट वेस्ट बंगाल से बाहर निकलकर भारत के कई और स्टेट्स में भी फैल गई। मध्य भारत के कई जंगल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये बना नक्सलियों और माओवादियों द्वारा आतंकित भारत का रेड कॉरिडोर। इन जगहों पर मिनरल्स बहुत भारी मात्रा में पाए जाते थे। प्रशासन यहाँ पर कमज़ोर था और आदिवासियों में असंतोष बहुत भारी था, और इसीलिए दो मेजर ग्रुप्स बने, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। 2004 में ये दोनों ग्रुप्स एक हो गए और तब बनी CPI माओइस्ट। अब ये जो आंदोलन था वो संगठित था, वो यूनिफाइड था, सशक्त था, इनके पास एक रणनीति भी थी। 2000 के दशक में भारत के लगभग 200 जिले इस मूवमेंट के असर के नीचे आए। नक्सलियों ने समांतर जन अदालतें चलाई, ठेकेदारों से वसूली की, IED की तकनीक सीखी, हथियारों का ज़ख़ीरा बनाया। अब ये सिर्फ असंतोष नहीं था, ये फुल फ्लेजेड गोरिल्ला वॉर था। और अब हमारे देश में इन नक्सलियों ने बड़े बड़े हमले किए। 6 अप्रैल 2010 CRPF का एक दल जंगल में ऑपरेशन पे था
उन पर अटैक हुआ, आईईडी के द्वारा विस्फोट किए गए, उन पे चारों ओर से गोलियां बरसाई गई। 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हमारे। ये मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नक्सली अटैक था। पूरा भारत हिल गया। 2013 में झीरम घाटी में एक राजनीतिक सम्मेलन पे हमला, वरिष्ठ नेता मारे गए, और ऐसे कई हमले और छुटमुट घटनाएं तो होती ही रही। हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। साल 2019 भारत सरकार ने एक प्रण लिया इस आंदोलन को खत्म करने का। एक समय सीमा बांधी गई। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस आंदोलन को जड़ मूल से खत्म कर दिया जाएगा, और इसी मुहिम के तहत एक रणनीतिक बदलाव किया गया। जो सीआरपीएफ थे उनको एक रिगरस जंगल में युद्ध कैसे किया जाए इसकी ट्रेनिंग दी गई। ड्रोन से पूरी सुरक्षा निगरानी रखी गई। कई फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए जहां से हमारे सैनिक अच्छे से काम कर सकते थे। ये जो इलाके थे जो नक्सलवादियों से पीड़ित थे, वहाँ पे विकास करने की एक मुहिम चलाई गई। रोड बनाए गए, वहाँ बैंक्स बनाई गई, वहाँ के लोगों को रोजगार दी गई। पुनर्वास की एक मुहिम चलाई गई। जहाँ राज्य की अनुपस्थिति हो वहाँ पे राज्य को उपस्थित और स्थापित करने का एक निर्णय लिया गया, और इसका परिणाम था कि हिंसक घटनाओं में एक भारी गिरावट आने लगी। जो प्रभावित जिले थे उनमें से जो युवा इस मूवमेंट को ज्वाइन करते थे उसमें कमी आने लगी। हजारों युवा जो इस मूवमेंट में जा चुके थे उन्होंने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। नक्सलवादियों के कई नेता भी आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए। हाल ही में जिन बड़े नक्सलवादी नेताओं ने समर्पण किया है उनमें है देव जी, केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ कमांडर हैं। भूपति महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं। कमला सौरी महिला कमांडर है इनकी। रोशन या मारा वेज्जा एरिया कमेटी कमांडर है, और ऐसे कई नेता। और जब नेता समर्पण करता है तो सिर्फ संख्या में कमी नहीं आती, पूरा एक नेटवर्क टूटता है। जो संगठन की संरचना होती है वो कमजोर हो जाती है। तो क्या सच में अंत के करीब हैं हम? सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो हिंसा है उसमें 70% तक की गिरावट आ चुकी है। जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो सिमट के बहुत छोटे रह गए हैं। अब आत्मसमर्पण में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और इस कार्य के लिए हमारे गृह मंत्री की सराहना बनती है। लेकिन कुछ प्रश्न आज भी शेष हैं कि जो मुद्दों पे ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्या हमने उन मुद्दों को सुलझाया है? क्या भूमि सुधार पूरी तरह से लागू हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो कब तक होंगे? क्या आदिवासियों के जो राइट्स हैं वो सुरक्षित हैं, और अगर नहीं हैं तो ये हमें करने होंगे ताकि ऐसी कोई दोबारा मूवमेंट फिर से शुरू ना हो। अंत में जो विश्लेषण इस सारे वीडियो का मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो यही है कि नक्सलवाद का जो आंदोलन है वो 3 चरणों में समझा जा सकता है। भूमि असमानताओं से इसका जन्म हुआ, जंगलों में इसका विस्तार हुआ, और फिर इसको सशक्त उग्रवाद के रूप में आगे बढ़ाया गया, पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया। अब जो चौथा चरण चल रहा है जो बहुत ही वेलकम है वो है संकुचन का और इन सब के पुनर्वास का। नक्सलवाद की कहानी केवल बंदूक की कहानी नहीं है, ये कहानी है ज़मीन की, न्याय की और राज्य की उपस्थिति की। अगर रेड कॉरिडोर सच में सिमट रहा है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अंतिम जीत तभी होगी जब विकास और न्याय जंगल के अंतिम गांव तक पहुंचेगा। क्योंकि इतिहास ये लिखता है कि जहाँ शासन कमज़ोर होगा वहीं पे विद्रोह जन्म लेता है, और जहाँ न्याय मजबूत होगा वहाँ शांति स्थायी होगी। नमस्कार, जय हिंद।